अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो इनहिबिटर्स हैं उनके अंदर हमने स्टार्ट किया था टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्पेक्ट्रम वो हमने पिछली वीडियो में किया। आज हमने स्पेक्ट्रम करना है, क्लिनिकल यूजेस करने हैं, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, इस तरह की चीज़ें आज की वीडियो में कंप्लीट करनी है और इंशाल्लाह टेट्रासाइक्लिन में कोशिश करूँगी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। आगे हमारे पास है क्या स्पेक्ट्रम के अंदर ना, स्पेक्ट्रम में एक दफ़ा रिवाइज़ करना चाहूँगी क्योंकि पिछली वीडियो में ना मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया था, तो मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। स्पेक्ट्रम के अंदर आपको बताया था कि दीज आर वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग्स, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। अब इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स बैक्टीरिया आते हैं, फिर उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रोड्स भी आते हैं, फिर एनारोब्स, यानी इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। एनारोब्स आते हैं, स्पायरोकीट्स जो एटिपिकल्स होते हैं, एटिपिकल्स लाइक माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, यहाँ तक आते हैं। फिर बाकी प्रोटोजोआ भी आते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ लाइक रिकेट्सिया, ये सब भी आते हैं। तो इनके नाम क्या हैं? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, और जो रेड से लिखा है वो रिवाइज़ करूँगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेला, विब्रियो, बोरीलिया, लेप्टोस्पायरा, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पिछली में मैं लिखना भूल गई थी, ये भी आप ऐड कर लो। और इसका कलर डिफरेंट ये इसलिए भी क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंदर ना हम सिर्फ टेट्रासाइक्लिन देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसके अंदर एक बाकायदा थेरेपी होती है, वो इंशाल्लाह जीआईटी में जब हम जाएंगे तो करेंगे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंदर एक क्वाड्रुपल थेरेपी होती है, एक ट्रिपल थेरेपी होती है। तो उसके अंदर फिर टेट्रासाइक्लिन भी उसका पार्ट होती है, लेकिन ये उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर्स कर सकता है, ड्यूरिनल अल्सर्स, और ये काफ़ी डेंजरस बैक्टीरिया होता है। क्लिनिकल यूजेस अब मैं आपको बता लेंगे जो कि हमारी मेन आज की वीडियो का कंसर्न है। क्लिनिकल यूजेस आपने ना गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे, वो वही बैक्टीरिया जो नाम के उन्हीं की डिजीज़ पढ़ लेंगे। पहले मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो डिज़ीज़ कोज करता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया कोज कर सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज कर सकता है। तो वो वाली जो डिजीज़ हैं वो इन ड्रग्स ट्रीट कर सकते हैं, ये वाली जो ड्रग्स हैं वो ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा निमोनियाई जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करेगा, उसके अंदर हम ये वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा और हाँ, टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर जो ड्रग्स हमने पढ़ी थी ना, डॉक्सीसाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज ड्रग है ना वो डॉक्सीसाइक्लिन है। फिर उसके बाद मीनोसाइक्लिन के एक दो यूजेस पढ़ेंगे और फिर डिमेक्लोसाइक्लिन के भी थोड़े बहुत यूजेस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ कौन सी है तो वो डॉक्सीसाइक्लिन है। फिर डॉक्सीसाइक्लिन क्या है कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हमारी मैक्रोलाइड्स होती हैं, वो नेक्स्ट आगे हमने पढ़नी। लेकिन अगर मैक्रोलाइड्स नहीं दे सकते कोई वजह से, तो उनके अंदर जो ऑल्टरनेटिव ड्रग है वो कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन। तो अभी तक मैंने आपको दो डिजीज़ बताई, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज बाय माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई, और ये इन लोगों के भी इन्फेक्शंस कॉज करती है। फिर उसके बाद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सिफिलिस, इन दोनों के अंदर ये बैकअप ड्रग है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलाइड्स है, ठीक है, मैक्रोलाइड्स, और सिफिलिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बेंजीथीन पेनिसिलिन जी है। वेयर एज इन दोनों के अंदर जो बैकअप ड्रग है, अगर हम वो दोनों ड्रग्स मैक्रोलाइड्स और पेनिसिलिन जी किसी वजह से नहीं दे सकते, कोई एलर्जी या कुछ भी रीज़न, तो फिर हम टेट्रासाइक्लिन्स देंगे। फिर उसके अलावा एक ये लिखा हुआ है कि प्रोफिलेक्सिस के तौर पे भी हम दे सकते हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अब जो स्मोकर्स होते हैं ना, हैवी चेन स्मोकर्स, उनका ये होता है कि उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो उसके अंदर हम प्रोफिलेक्सिस के तौर पे ये दे सकते हैं। और अगर किसी को मैंने थोड़ा गलत बता दिया, अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अब हमें चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, क्योंकि बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ना म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ये रेस्पिरेटरी जो पैसेज वेज होते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उधर हम प्रोफिलेक्सिस के लिए टेट्रासाइक्लिन्स भी देते हैं। फिर इसके अलावा मलेरिया की प्रोफिलेक्सिस के अंदर भी ये वाली ड्रग दी जाती है, मैंने शायद कहीं लिखा हो, यस ये देखें, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के अंदर भी हम ये ड्रग देते हैं। तो हमने दो जगह पहले पढ़ा, दो निमोनिया पढ़ी है। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई जो कोज करेगा, दूसरी नंबर पे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए बैकअप ड्रग है। फिर सिफिलिस के लिए भी बैकअप ड्रग है। फिर प्रोफिलेक्सिस में मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी पेशेंट को, तो उसको अब उसको एक डिज़ीज़ तो है, अब आगे हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद इन्फेक्शंस ना हो, तो उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन देंगे। इसी तरह मलेरिया की जो प्रिवेंशन है उसके लिए भी देते हैं। मलेरिया की प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर से आ रहा है, कोई ब्रिटेन से ऐसी कोई जगह से आ रहा है और उसने किसी ऐसे इलाके में जाना है जो काफ़ी मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी जमा हुआ होता है और मच्छर वगैरह ज़्यादा, मॉस्किटो ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको पहले से मलेरिया की प्रोफिलेक्सिस लेके जानी है, तो हम उसको ये वाली ड्रग्स देते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ होती हैं, और भी बहुत सारी है मलेरिया की प्रोफिलेक्सिस, वो तो बाकायदा एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये भी दी जा सकती हैं। फिर उसके अलावा जो स्पेसिफ़िक इसके यूजेस हैं, हमने बैक्टीरिया पढ़ा लेप्टोस्पायरा,
ठीक है। तो लेप्टोस्पायरा डिजीज़ कौन सी कोज करते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये वाला जो डिज़ीज़ है उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए अंदर ये ड्रग्स दी जाती हैं। फिर उसके अलावा प्रोस्टाइटिस, ठीक है। प्रोस्टाइटिस के अंदर हम क्यों देंगे? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी वहाँ पे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं। फिर हेलिकोबैक्टर में मैंने आपको बताया कि वो उस जो अल्सर्स वो कोज करता है उसके अंदर देंगे। और बोरीलिया जो डिज़ीज़ कोज करता है लाइम्स डिज़ीज़ और एक और डिज़ीज़ थी, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, हाँ मुझे मिल लेने दें, वो मुझे मिल नहीं रही। वो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये रही रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। लाइम्स डिज़ीज़, जो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं उनके मैं नाम आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। क्या है? लाइम्स डिज़ीज़, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम्स डिज़ीज़, लेप्टोस्पायरोसिस, 2 एल से हो गए, लाइम्स डिज़ीज़ एंड लेप्टोस्पायरोसिस। और एक आपको बताया LLR, याद कर लें, LLR। एल से क्या? लेप्टोस्पायरोसिस, एल से लाइम्स डिज़ीज़ एंड आर फॉर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे हैं क्लिनिकल यूजेस के अंदर। तो क्लिनिकल यूजेस दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया निमोनिया कोज बाय माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। देन वी हैव कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सिफिलिस के अंदर, ये दोनों के अंदर बैकअप ड्रग है। फिर 2 चीज़ों के अंदर ये प्रोफिलैक्सिस में दी जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और मलेरिया, इन दोनों की प्रिवेंशन में देते हैं। और फिर 3 डिजीज़ हमने पढ़ी, LLR लाइम डिजीज़, लेप्टोस्पायरोसिस एंड आर फॉर रॉकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर, ये लिखा हुआ मैंने, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। और फिर 2 अलग से बाकी चीज़ें रहेगी, एक्नी और कोलेरा, ठीक है। एक्नी और कोलेरा के अंदर भी हम ये वाली ड्रग्स देते हैं। फिर एक्नी और कोलेरा भी हो गई, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बाकी बच गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंदर देते हैं। और इसके अलावा एक बड़ा स्पेसिफिक सा यूज़ है डेमैक्लोसाइक्लिन, ये आपको याद रहेगा, ये ना ADH के रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहा होता है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एक बिल्कुल मतलब एंटी जो बैक्टीरियल इसका एक्शन है, उसके अलावा एक अलग से उसका एक्शन है कि ADH रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो अगर किसी बंदे को ADH का ट्यूमर हो जाए, यानी उसमें ADH बहुत ज़्यादा बन रहा है, ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर हो जाए, तो उसमें हम ये वाली ड्रग दे सकते हैं कि ADH का जो एक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। और आपको बैक्टीरिया से अगर मैं आपको बताऊँ, 1 मिनट इसको हम इरेज करके यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे है बोरीलिया कोज करेगा लाइम्स डिजीज़, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस के अंदर ये बैकअप ड्रग है। माइकोप्लाज्मा के आपको क्लेमाइडिया जो है, जो इन्फेक्शन कोज करेगा, रिकेट्सिया की इन्फेक्शन, रिकेट्सिया कोज करता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो और विब्रियो क्या करता है? कोलेरा। तो ये जो सारे डिजीज़ हैं इनके अंदर हमने इसको यूज़ करना है। और क्लिनिकल यूजेस ये आप रिवाइज़ करें एक दफ़ा। और MEBACIS के अंदर भी यूज़ हो सकता है। क्यों यूज़ हो सकता है? क्योंकि इसके जो स्पेक्ट्रम है ना, इसके कोने में एक और बात लिखी हुई है, वो शायद इग्नोर हो गई, ये कि जो प्रोटोज़ोआ है ना, ये उनको भी किल करने के लिए यूज़ होता है। तो प्रोटोज़ोआ जो होते हैं वो MEBACIS कोज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। अब क्लिनिकल जो यूजेस हैं ना, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हमने किया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज किए थे। फिर कर लिए बैकअप ड्रग ये 2 डिजीज़ में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और सिफिलिस के अंदर। फिर प्रोफिलैक्सिस भी 2 डिजीज़ में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड मलेरिया की प्रोफिलैक्सिस में। फिर डिफरेंट डिजीज़ के नाम मैंने आपको अलग से बताए। LLR पहले कर लें, L से लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिजीज़ एंड R फॉर रॉकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर। फिर उसके बाद एक्नी के अंदर ये यूज़ होता है, प्रोस्टाइटिस के अंदर यूज़ होता है, और हेलिकोबैक्टर के अंदर एक्नी, प्रोस्टाइटिस और फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अमीबियासिस में भी यूज़ होता है। आखिर में फिर आ गया ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और कोलेरा भी। तो ये आप देखें कितने सारे इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, और इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि ना आपको याद हो जाए। पहले हमने किए निमोनिया, ठीक है, ये बस मैं इतना ही लिख लूँ, निमोनिया किया। फिर दूसरे में हमने किया बैकअप ड्रग ये 2 डिजीज़ में थी। कौन कौन सी डिजीज़ थी बताएं आप? सिफिलिस हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सिफिलिस एंड मुझे खुद भूल गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यस, सिफिलिस एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। फिर प्रोफिलैक्सिस 2 चीज़ों में थी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड मलेरिया। फिर डिफरेंट डिजीज़ के नाम पढ़े, उन सारे डिजीज़ का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइम डिजीज़, लेप्टोस्पायरोसिस, रॉकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर, ये हो गई। फिर उसके बाद हमने डिजीज़ पढ़ी कोलेरा, प्रोस्टाइटिस, ठीक हो गया। और कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी थी हमने? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में, मलेरिया में, ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स में, अमीबियासिस में, यानी मैंने आपको इतनी सारी बता दी हैं। अब जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इतनी तो ज़रूर लिख पाएंगे कि आपको ना उसमें मार्क्स अच्छे मिल जाएँ। ये देखिए बुक से भी पिक्चर ली हुई है मैंने,
कि कोलरा की ट्रीटमेंट में जो कि विब्रो कोलरा करता है, हम डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्लेमाइडिया के इन्फेक्शंस के अंदर, क्लेमाइडिया डिफरेंट टाइप्स का होता है, उनके अंदर भी हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। रिकेट्सिया जो कोज करता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, उसके अंदर भी यूज़ की जाती हैं। फिर लाइम्स डिजीज़ के अंदर, लाइम्स डिजीज़ बोरीलिया कोज करता है, ठीक है। और फिर माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई के जो इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे ना क्लिनिकल यूजेस ख़त्म हो गए हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से कोशिश करते हैं रिवीजन की। पहले तो मुझे भूल गया था, ये थोड़ा साफ एरिया इधर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है निमोनिया, जो माइकोप्लाज्मा ने कोज करना है, ठीक है, निमोनिया हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया बैकअप ड्रग है 2 डिजीज़ में, सिफिलिस में और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में। फिर डिफरेंट डिजीज़ के आपको नाम बताया, एल फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, एल फॉर लाइम्स डिजीज़, आर फॉर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। फिर प्रोस्टाइटिस आ जाता है, कोलेरा आ जाता है, एक्नी आ जाता है, और इसके अलावा एडीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर के अंदर ये यूज़ किया जाता है। और मलेरिया की प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो मलेरिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रिवेंशन में यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए, कुछ रह गया तो हम देख लेते हैं। कोलेरा और क्लेमाइडिया के इन्फेक्शंस में भूल रही हूँ, क्लेमाइडिया के इन्फेक्शंस में भी यूज़ होता है, और प्रोटोजोआ के इन्फेक्शंस में भी यूज़ होता है। इन सब में मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, वो आप नोट कर लें कि जो मीनोसाइक्लिन है ना, इन सब में के अंदर जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो हम प्रेफर करेंगे। डमैक्लोसाइक्लिन को ये एडीएच वालों में प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसका एक डिफरेंट सा काम है। और जो मीनोसाइक्लिन है ना, कहाँ लिखा हुआ है, यस मीनोसाइक्लिन, ये मेनिंजोकोकल की कैरियर स्टेट के, मेनिंजोकोकल भी एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, तो उसकी कैरियर स्टेट के अंदर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मीनोसाइक्लिन ऐसा है जो सीएसएफ के अंदर काफ़ी कंसनट्रेटेड लेवल तक पहुंच सकता है, और ये उसकी सीएसएफ के अंदर, स्लाइवा के अंदर, टेयर्स के अंदर, ऐसी जगहों में इसकी कंसनट्रेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, थेराप्यूटिक लेवल तक पहुंच सकती है। तो फिर ये कैरियर स्टेट को भी किल करने में, किल नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ रोकने में मदद देता है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं। और हाँ, लाइम्स डिजीज़ के अंदर अब ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताई कि वो लाइम्स डिजीज़ बोरीलिया कोज करता है, और टेट्रासाइक्लिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस। अब एक बात ये है कि अगर कोई बच्चा है उसको लाइम्स डिजीज़ हो गई, टेट्रासाइक्लिन तो बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, वो पढ़ेंगे क्यों होते हैं, तो इसीलिए हम उस बच्चे को वो ड्रग टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे, हम उसे कोई और पेनिसिलिन दे देंगे, ठीक है। तो ये आपने याद, अगर किसी एडल्ट को लाइम डिजीज़ है तो हम उसको टेट्रासाइक्लिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फार्माकोकिनेटिक्स, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है, यानी अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेक्चर्स में, तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये अभी नहीं आती तो आप फिर से दोबारा रिवाइंड करें और ये देखें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेट्रासाइक्लिन का पिछली वीडियो में हमने क्या था, टेट्रासाइक्लिन 30S पे बाइंड करेंगे, और जो नया ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है उसको ए साइट पर बाइंड नहीं होने देंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ईफ्लक्स पम्प्स का बन जाना। फिर हमने की स्पेक्ट्रम में आपको अभी बताया सारा वो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। फिर हमने किया यूजेस। तो ये 4 चीज़ें आपको अभी तक अच्छे से आ जानी चाहिए, याद भी हो चुकी होनी चाहिए। अब हम नया टॉपिक जो नई चीज़ करने लगे हैं वो है फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकिनेटिक्स आपको पता है कि ये वो होता है जो बॉडी ड्रग के साथ करती है, यानी बॉडी ने पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करना है, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फाइनली उसको एलिमिनेट कर देना। कुछ ड्रग्स मेटाबोलाइज भी होते हैं लिवर के अंदर। तो फार्माकोकिनेटिक्स में पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब जो टेट्रासाइक्लिन से एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अगर हम उसको ओरली लें तो क्या वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही है। तो एब्जॉर्प्शन ये कि हमारे ब्लड तक जो ड्रग है अनमेटाबोलाइज प्रॉपर सही एक्टिव फॉर्म में कितनी ड्रग पहुंच रही है। तो टेट्रासाइक्लिन की ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी है, यानी आप ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी है तो हम आईवी भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। जो डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। फिर उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स की फार्माकोकिनेटिक्स एब्जॉर्प्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि टेट्रासाइक्लिन्स ना जो कैटाइंस होते हैं, डाईवेलेंट कैटाइंस और ट्राईवेलेंट कैटाइंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब के साथ ना ये क्या करते हैं कि ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये कैल्शियम है से। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये चिलेट उसको कर देती हैं, अनअब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं, और ये फिर ब्लड में जाते नहीं है। तो इसीलिए टेट्रासाइक्लिन, ऐसा नहीं हो सकता आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं साथ दूध पी रहे हैं। इसी तरह ड्रग्स होती हैं लाइक मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड एसिड्स, ये वाली ड्रग्स होती हैं। तो मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, साथ उसका पेट भी दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं चलो मैं एंटासिड्स ले लेता हूँ, यानी उसको जीआईटी डिस्टर्बेंस है, तो वो अगर साथ लेगा तो दोनों कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, क्योंकि कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और उसकी टेट्रासाइक्लिन भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसी तरह अगर वो दूध ले रहा है साथ,
4 टेट्रासाइक्लिन्स ले रहा है फिर भी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसलिए प्रेफर है कि आप टेट्रासाइक्लिन्स को प्रेफर ये किया जाता है कि टेट्रासाइक्लिन्स को खाने से पहले लें, खाली पेट लें। जब आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट या कुछ ऐसा ना खाया हो, उसके साथ ये वाली जो ड्रग्स हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड एसिड्स होते हैं, ये वाली आप ड्रग्स भी ना लें। और आयरन सप्लीमेंट्स, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आप ताकतवर हो जाऊँ, तो आप साथ आयरन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। आपको फ़ील हो रहा है जी मुझे आज अनीमिया है, तो मैं एक टेट्रासाइक्लिन खा लेता हूँ और साथ में आयरन की गोली खा लेता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि टेट्रासाइक्लिन्स डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटाइंस के साथ हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेटर्स बना लेते हैं, उससे हमारी टेट्रासाइक्लिन्स एब्जॉर्ब नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अच्छी होती है, लिवर, किडनी हर जगह ये जाती है, स्किन, जिंजाइवल फ्लूइड हर जगह जाएगी। और जहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन हो रही है ना, जैसे ऑनगोइंग कैल्सिफिकेशन, जैसे बोन है टूट रही है, बन रही है, टर्नओवर उसका होता रहता है, बोन, टीथ, वहाँ जाके टेट्रासाइक्लिन्स कैल्शियम के साथ, अभी आपको कैल्शियम के साथ उसको बताया ना, तो कैल्शियम के साथ जाके बॉन्ड बना लेगी, तो ये इनका नुकसान है। तो ये क्या करते हैं, ऑल्सो बाइंड टू द टिश्यूज़ अंडरगोइंग कैल्सिफिकेशन लाइक टीथ, बोन्स। और अगर कहीं पे कोई ऐसा ट्यूमर है जो हाईली कैल्सिफाइड है, यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, बोन वगैरह का ट्यूमर है, तो उधर भी जाके टेट्रासाइक्लिन्स बाइंड कर सकती हैं, बॉडी फ्लूइड्स में पेनिट्रेट कर सकती हैं। मीनोसाइक्लिन का आपको बताया CSF में इसका लेवल अच्छा हो जाता है, इसलिए हम मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट और में भी देते हैं। और वैसे CSF के अंदर नहीं, और इसके अलावा मीनोसाइक्लिन का स्लाइवा और टेयर्स के अंदर भी लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसीलिए हम कैरियर स्टेट में देते हैं, क्योंकि कैरियर स्टेट बेसिकली इन्हीं जगहों पे प्रेजेंट होती है। फिर उसके अलावा इतनी सारी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करिए तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा को भी क्रॉस करेगी, फिर प्लेसेंटा की बोन्स को नहीं बनने देगी, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह जो डेंटिस्ट्री का काम है वो भी सब नहीं होने देगी। तो हम क्या कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं हम बच्चों के अंदर, प्लस जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो टीथ का वो प्रॉब्लम कोज करेगी, बोन्स प्रॉब्लम कोज करेगी। एडवर्स इफेक्ट तो अभी हमने करने हैं, मैं अभी सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मसले हो रहे हैं कि वो हर जगह जाके एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है। एलिमिनेशन कैसे होती है? ज़्यादातर ड्रग्स की एलिमिनेशन किडनी के थ्रू ही होती है, ये तो आप याद कर लेना। और किडनी में हम अगर किसी को रीनल का मसला है तो हम उस ड्रग की डोज कम कर देते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं हर क्लास में से जो किडनी की बजाय लीवर यानी बाइल से ट्रांसमिट हो रही होती है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो हमें वो ड्रग्स फ़ायदा देती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो किडनी की बजाय लीवर से रिलीज़ हो रही होती है, एलिमिनेट हो रही होती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल इनसफिशेंसी है तो हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन